हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए का जो मुद्दा चल रहा है कि 60% बनाम 90%। तो इसका पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही आप लोगों को पता था कि 22 अप्रैल को आप लोगों की सुनवाई पूरी हो जाएगी, चाहे जिसके पक्ष में फैसला जाएगा, जो न्यायालय को सही लगेगा उसके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन उसमें सुनवाई के दौरान भी ये बोला गया था कि हम जो भी आदेश होगा हम उसको रिटर्न में यानी लिखित में हम जारी कर देंगे। तो सभी लोग यही साथियों उम्मीद करके बैठे थे कि 24 से 48 घंटे में इसको जारी कर दिया जाएगा और ये केस यहीं डिसमिस हो जाएगी, भर्ती प्रक्रिया आगे की पूरी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे अलग ही वहाँ पे देखने को मिला 5/5/2026 को अगली सुनवाई डेट देखने को मिल गई। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि और ये कोर्ट केस क्यों इतना डिले हो रहा है और ये क्या कारण था कि अगली डेट देनी पड़ी, फैसला ना दे के अगली डेट दे दी गई, इसको भी आपको समझाएंगे बारीकी से। और ये जो कोर्ट केस किस वजह से फंस रहा है, फैसला इतनी देरी कर रहा है, उसको समझ लीजिएगा। और सीसीए छात्रों को ये समझना ज़रूरी भी है कि क्या मांग रखी गई है। जैसे कुछ लोगों को यही पता है साथियों कि चलिए 60% वाले 90% वाले आपस में बराबर करने की मांग कर रहे हैं, बस सभी लोग इसी में खुश हैं। लेकिन उनको ये चीज़ें पता नहीं कि क्या क्या डिमांड रखी जा रही है, रेलवे अपना पक्ष में क्या बोला है और सीसीए छात्र के वकील ने क्या बात रखा है। तो इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या मेन मुद्दा क्या वहाँ पे रखा जा रहा है, और सीबीटी आधार पर सिलेक्शन हुआ तो होगा बड़ा नुकसान, इसके भी बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। तो साथियों पहले तो आप लोगों को बता दें कि देखिए जो मेन मुद्दा आप लोगों का चल रहा है सीसीए का कि 60% और 90% में काफ़ी डिफरेंट हो रहा है, इसको बराबर करने की मांग चल रही है। लेकिन अगर आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाएं तो अगर ये जो सीसीए कैंडिडेट हैं ये मांग कर रहे हैं कि सीबीटी बेस पे सिलेक्शन हो, ठीक है, एनएसी का इसमें 1/3 ना जुड़े, केवल जो कैंडिडेट सीबीटी में टॉप नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन किया जाए। लेकिन यहीं पे रेलवे का कहना था कि देखिए जो एनएसी में 60% 90% वाला मामला है तो वहाँ पे हमारा कोई भूमिका नहीं है। जो 60% 90% का मुद्दा है वो डीजीटी मेंटेन करती है, और डीजीटी, ठीक है, डीजीटी ही केवल रेलवे से अप्रेंटिस का ये मुद्दा नहीं है कि पहले एग्ज़ाम होता था अब आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। रेलवे का कहना था कि डीजीटी जितने भी अप्रेंटिस कराती है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कराती हो चाहे रेलवे की कराती हो, सब में पहले एग्ज़ाम होता था, अब सब में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो उनकी बातें ये थी, और उनका ये कहना था कि हम जो रेलवे की तरफ से भर्ती निकालते हैं तो केवल रेलवे के सीसीए को ही हम इसमें 20% देते हैं। तो ये इसमें हमारा जो 60% 90% मुद्दा है इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है कि नहीं हम बदलाव किए हैं। हमारा मुद्दा है कि 20% जो सीटें रिजर्व होती हैं वो अप्रेंटिस जो रेलवे से किए हैं उनको हम इसका बेनिफिट देते हैं। तो ये सारा मुद्दा वहाँ पर रखा गया। और रही बात कि देखिए जो साथी जिनका 60% है उनको ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही है कि अगर सीबीटी के आधार पे सिलेक्शन होगा तो उसमें भी बहुत बड़े नियम में बदलाव करने की ज़रूरत हो जाएगी, क्योंकि एनएसी का 1/3 सीबीटी का 2/3 होता है। तो टॉप कैंडिडेट को बुलाया जाता है, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो, उसमें कैटेगरी का कोई मतलब नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जब आपका सीबीटी बेस पे आधार हो जाएगा सिलेक्शन पे, तो वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि तब तो वहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि कौन यूआर से है, कौन ओबीसी से है। तो उसमें इन सारी चीज़ों को भी दिक्कत आएगी, और सबसे ज़्यादा अप्रेंटिस करने वाले ओबीसी से हैं। तो इसमें कैटेगरी को लेके भी फिर कटा बनाना पड़ेगा कि भाई जब सीबीटी या बेस पे सिलेक्शन ले रहे हो, एनएसी का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें कैटेगरी का भी डिमांड रखिए कि भाई 20% सीटें हैं और जो अपने कैटेगरी में सीटें डिवाइड कर दीजिए, उस हिसाब से वैकेंसी कराइए। तो ये सारा अभी दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन यहीं पे अगर रेलवे के आप लोग 12.5 पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर सीबीटी में अगर आपका ज़्यादा नंबर आता है और एनएसी सीबीटी मिला के एनएसी, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एनएसी प्लस, देखिए यहाँ पे सीबीटी, ठीक है, एनएसी सीबीटी मिला के अगर आपका 40 ही बन रहा है, हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, और केवल सीबीटी में आपका 41 हो जा रहा है, तो रेलवे तो उसमें ये भी मेंशन करके रखा है कि आपका जो भी इसमें से ज़्यादा नंबर रहेगा, या केवल सीबीटी का अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है तो उसी को रख लिया जाएगा, और एनएसी प्लस सीबीटी का आ रहा है तो उसको रखा जाएगा। जिसमें ज़्यादा नंबर रहेगा उसी को आगे रख के आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये नियम भी बहुत सही है। लेकिन जो मांग की जा रही है उसके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा कि जैसे मान के चलिए कि केवल सीबीटी आधार पे होता है तो उसमें
कैटेगरी ST SC OBC को भी फॉलो करना पड़ेगा, तो और दिक्कत होगी। और इससे क्या होगा कि एक भी कैंडिडेट ओपन की सीट नहीं ले पाएगा। अगर आप लोगों को सिंपल भाषा में ये समझना पड़े कि मान लीजिए टोटल वैकेंसी 2000 है, मतलब अप्रेंटिस को मिल रही है, ठीक है, तो 2000 में से ये CBT 1000 पे हो जाएगा ना, तो ये 33 नंबर का क्राइटेरिया CBT में पास नहीं कर पाएंगे बहुत से कैंडिडेट, तो ये 2000 की सीटें भी खाली चली जाएगी। इसमें हो सकता है कि 1500 लोग सिलेक्शन ले पाएँ, 500 सीटें खाली भी चली जाएगी, ऐसी भी होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि NSC CBT होता है तो आपका नंबर बढ़ जाता है, और NSC CBT का है तो हमारे कहने का यही सिंपल मतलब है कि 2000 की जगह आप लोग यहाँ पे 2200 लोग भी सिलेक्शन ले सकते हैं, कुछ लोग ओपन में भी जा सकते हैं। तो ये सारा मुद्दा है, और जो कैंडिडेट काफ़ी खुश हो रहे हैं 60% 65% वाले कि साथी हमारा मुद्दा रखा है और हम लोग जीत रहे हैं, तो साथियों कहने का मतलब है दोनों पक्ष मजबूती से लड़ रहा है। और इससे क्या हो रहा है, भर्ती काफ़ी डिले हो रही है, और इससे रेलवे के जो मतलब भर्ती बोर्ड हो, इस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। रेलवे के काफ़ी जो डिपार्टमेंट हैं वो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई 15 लोगों की वजह से आप 1 करोड़ लोगों का मतलब रिजल्ट रोक के रखे हैं। और इस तरीके से अगर कोर्ट केस करना था, आपको आपत्ति थी, तो जैसे ITI नॉन ITI का मुद्दा चला है उसी टाइम आप भी अपना मुद्दा रख दिए होते। तो इस तरीके से होता है। अब CBT एग्ज़ाम हो गया, आप कोर्ट केस कर रहे हैं, तो इसमें सभी कैंडिडेट का नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बारीकी से समझ लीजिए कि मांग रखी जा रही है कि CBT बेस पे सिलेक्शन हो। अगर CBT बेस पे होता है तो UR और OBC इस तरीके से भी आपको बांटना ही पड़ेगा, क्योंकि CBT बेस पे सिलेक्शन लेना है। तो इस तरीके से आप डिवाइड करिए, ST SC सभी की सीटें डिवाइड करिए, तो फिर अप्रेंटिस करने का कोई मतलब नहीं है। और इससे रेलवे का भारी नुकसान होने वाला है। आप लोग इस सिंपल भाषा में इसको भी समझ लीजिएगा इस वीडियो में। देखिए जो रेलवे है उसका भारी नुकसान ये होने वाला है कि जैसे मान लीजिए जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको टोटल CL 12 किसी जोन में मिलता है, किसी जोन में 16 CL मिलता है। तो सभी कैंडिडेट पूरी भरपूर ड्यूटी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जितना ज़्यादा हम ड्यूटी करेंगे, 8-8 घंटे ड्यूटी करेंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे, तो हमारा 99% भी मिल जाएगा, 90% भी मिल जाएगा। तो इसको हमारा बेनिफिट मिलेगा 1/3 करने पे। तब ये लोग ड्यूटी इतनी मन से करते हैं और इतनी मजबूरी में करते हैं। कोई SSC या जो भी रेलवे के अधिकारी हैं वो करा सकते हैं। तो इससे रेलवे को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए रेलवे में इतने ज़्यादा 18,000 से प्लस वर्तमान में अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो सोचिए कितना काम रेलवे का ये लोग संभाल रहे हैं। अगर यही केवल मतलब एक CCA का जब उसमें कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, 1/3 2/3 जुड़ेगा नहीं, केवल सर्टिफिकेट होगा कि चलिए आप CCA किए हैं, आप इसमें एलिजिबल होंगे, तो कोई भी कैंडिडेट ना वहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी करेगा, प्रेजेंटी लगाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। भाई ड्यूटी नहीं करेगा, बोल देगा हम ट्रेनिंग पे हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रेलवे यही कहेगा कि अब भाई क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग पे आया बच्चा ट्रेनिंग करेगा, लेकिन उससे पूरी ड्यूटी भी आप नहीं करवा सकते हैं। तो इससे काफ़ी रेलवे को भी नुकसान होगा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग खुद समझिए कि इसमें किसका नुकसान हो रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है। तो 60% वाले, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका 60% आ रहा है, CBT बेस पे सिलेक्शन होगा तो आप ही ज़्यादा नंबर ला पाएंगे कि आप 50 नंबर ला दिए, और जिनका 90% है वो कैंडिडेट आपके जोन में 50 नंबर नहीं ला पाएगा। अरे भाई वो भी तो 60 मतलब 56 नंबर ला दिया मान लीजिए, तो भी तो उसी का सिलेक्शन होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग समझिए कि CBT बेस पे करने से फ़ायदा नुकसान आप लोग समझ नहीं रहे हैं, और इसमें कैटेगरी भी आ जाएगी। पहले तो ये नियम इतना जल्दी बदलेगा नहीं, क्योंकि जो पैराग्राफ में लिखा है, साफ साफ लिखा है, नोटिफिकेशन में लिखा है, उसी आधार पे सब कुछ होगा। लेकिन अगर होता है तो भी ये कंडीशन हो सकती है। और जो भी इसमें नियम थे हमने आपको बता दिया, बारीकी से आप लोगों को समझा दिया कि क्या रेलवे बोल रहा है, क्या CCA के वकील बोल रहे हैं। सारा मुद्दा हमने आपके सामने रख दिया है। बाकी आपकी क्या राय है, क्या आपने समझा, क्या नहीं समझा? क्योंकि देखिए काफ़ी कैंडिडेट से हमारी बात हुई है जो अप्रेंटिस हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि ये मुद्दा क्या रखा जा रहा है। बस उनको सिंपल भाषा में यही पता है कि 60% और 90% को बराबर करने की मांग की जा रही है। तो बराबर करने की मांग नहीं है, यहाँ पे CBT पे सिलेक्शन लेने की मांग है। बराबर करने की बात होती तो यहाँ पे हम तो बार बार रेलवे से और सभी CCA से डिमांड कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से बराबर करने की मांग है तो आप बोलिए कि 60% में और 90% में ज़्यादा जो डिफरेंट आ रहा है तो इनको 4 नंबर का ग्रेस मार्क दे दीजिए। CBT में इनका 4 नंबर अलग से ऐड कर दीजिए, ताकि इनकी भी समानता इनके बराबर हो जाए। तो इस तरीके से करेंगे तब होगा। ऐसा नहीं कि आपसे NAC को ही ख़त्म कर दें, तो इस तरीके से तो काफ़ी दिक्कत की बात है। तो मेन मुद्दा यही रखा जा रहा है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को समझिए क्या सही है क्या गलत है। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि आज
23 अप्रैल को प्रयागराज में AIRF अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। जो भी अप्रेंटिस अपनी समस्या को रखना चाहते हैं, जैसे कोटा बढ़ाने की मांग हो या जो भी हो, भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी हो, इन सारी चीज़ों पे अगर अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी रख सकते हैं। तो जितने भी NCR प्रयागराज में अप्रेंटिस कर रहे हो या आसपास अप्रेंटिस करके बैठे हों, अगल बगल ज़िले के हों, अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो इच्छुक हों तो एक ज्ञापन लेके ज़रूर जाइए कि सर अग्निवीरों को, अगर जो अग्निवीर सेना के डिपार्ट से आते हैं तो उनको सेना की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसमें 50% रिजर्व मिल रहा है और रेलवे में भी सभी पदों पे 10% मिल रहा है। तो क्या हम लोग रेलवे की ट्रेनिंग करके बैठे हैं तो हम लोगों को ग्रुप डी में कम से कम GM पावर नहीं तो 50% मिलना चाहिए, बाकी LP टेक्नीशियन में 10 से 15% मिलना चाहिए। तो ये सारा मुद्दा वहाँ पे ऐड कराइए और अपने सारी समस्याओं को रखिए। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जो अप्रेंटिस को ये नहीं पता है कि असली मुद्दा क्या है, क्या बात रखी जा रही है वहाँ पे और क्या डिमांड रखी जा रही है, उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए किसी 15 लोगों की वजह से 45-40 हज़ार 60 हज़ार अप्रेंटिस का कैरियर उस पर मतलब फंसा हुआ है। तो उस तरीके से अगर जो भी फैसला आएगा तो भाई केवल 15 लोगों का तो इसमें फ़ायदा नुकसान होगा नहीं, सभी लोगों का हो सकता है कि 40,000 35,000 अप्रेंटिस का भी नुकसान हो जो 90% लेके बैठे हैं। तो सभी को ये जानना ज़रूरी है कि क्या सच्चाई है, क्या डिमांड रखी जा रही है। तो जितने भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी अप्रेंटिस ग्रुप में पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।